Hello students, good morning, good evening to all. Today we are going to start our lecture number 8, chapter number 1, some basic concept of a chemistry. आज आप लोगों को कुछ ऐसा लग रहा हो कि पीछे कुछ भी नहीं है आज क्विक रिकैप कहाँ गया तो क्विक रिकैप आज इसलिए नहीं लिया क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो कंसेप्ट समझा बहुत ही ईजी था, बहुत ईजी था, मोलार मास। और इसके अंदर एक ही कंसेप्ट जो था वो समझना था हमें, दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ ए डॉट, हाउ टू कैलकुलेट अ मोलार मास व्हेन एवर द डॉट इज गिवन इन द कंपाउंड। और मैंने आप लोगों को की के अंदर बता दिया कि भाई यहाँ पे क्या लेना है, एडिशन करना है, नॉट अ मल्टीप्लिकेशन। दिस इज अ केमिस्ट्री, इसी को ही हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। जादू होते रहेंगे, जादू। चलिए तो फिर आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का लेक्चर जो होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोगों को क्या सीखना है उसकी पहली बात करूँगा और फिर मैं जाऊँगा नेक्स्ट हमारे आज के सेशन के ऊपर। बहुत ही अच्छा सेशन रहेगा आज। आज का सेशन अब ध्यान से सुनना। एक और बात यहाँ से, अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं है तो सबसे पहले वो ले लो, कैलकुलेटर की आज ज़रूरत पड़ेगी। कैलकुलेटर ले लो फास्ट, ओके। थोड़ी बहुत वहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है आज, क्योंकि ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज करवाने वाला हूँ। चलिए तो आज की स्टार्टिंग हम लोग करते हैं। आज यहाँ से आप लोगों को लगेगा कि सही में 11th स्टार्ट होगा, ओके। वो क्यों? क्योंकि आज इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स के अंदर कोई भी एग्जामिनेशन हो, आइदर इट इज़ अ यूनिट टेस्ट, आइदर इट इज़ अ क्लास टेस्ट, आइदर इट इज़ अ प्रीलिम एग्जाम्स और आइदर इट इज़ अ फाइनल एग्जाम, देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू आस्क दिस क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन का नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज। तो हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर 5 ऐसे लॉज दिए गए हैं, 5 लॉज आर देयर। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट लॉज? हमें उस लॉज के अंदर सीखना है हाउ एन एलिमेंट, समझना। और ये सेंटेंस को ही समझ लोगे तो थोड़ा बहुत आप लोगों को ईजी हो जाएगा कि आज हमें क्या जादू करना है। आई कॉल्ड इट इज जादू, जादू ऑफ द एलिमेंट। चलिए, हाउ एन एलिमेंट और वन और मोर एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म अ कंपाउंड। अरे यार ये सर क्या नई बात होगी? इसमें तो मैंने कुछ नई बात नहीं की, ये तो आप लोगों ने 8th में पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। ये तो बात सुनी, अगर कोई एलिमेंट ही रिएक्शन करेगा तो ही एक नया कंपाउंड, मॉलिक्यूल, सब्सटेंस, मिक्सचर बनता होगा। तो सर ये नई बात क्या हो गई? नई बात ये है कि इन दिस कंसेप्ट वी लर्नड in the ratio of a mass, in the ratio of a percentage, in the ratio of a moles and in the ratio, पर्टिकुलर रेशियो में कौन से एलिमेंट कितने रेशियो में कंबाइन करते हैं, कितने मास में कंबाइन करते हैं, फिर कितने मास का प्रोडक्ट बनेगा, कितने मोल्स यूज़ करेंगे तो कितने मोल्स वाला प्रोडक्ट बनेगा। वेरी ओल्डन लॉज आर देयर, सबसे बहुत पुराने 17th सेंचुरी में ये लॉज को फाइंड किया गया। डिफरेंट साइंटिस्ट जिन्होंने उसके ऊपर वर्क किया और फिर हम लोग उसे पढ़ रहे हैं। अभी समझ में आ रही है बात? तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक भी आप लोग साथ में रखना। और हमारा आज का फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ ए मास कंजर्वेशन है। लॉ ऑफ ए मास कंजर्वेशन। पेरेंट हेडिंग क्या होगा? पेरेंट हेडिंग इज अ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। पेरेंट हेडिंग है
और उसके अंदर हम लोग ये फर्स्ट लॉ ले रहे हैं, दैट इज़ लॉ ऑफ ए मास कंजर्वेशन। अब अगर मान लो कि ये जो क्वेश्चन है, मान लो कि हमारे टोटल 5 लॉज हैं, अगर इंडिविजुअल इन्हें पूछना है एग्जाम के अंदर, टेस्ट के अंदर, तो 2 मार्क्स में पूछेंगे। यू हैव टू राइट अ लॉ एंड विथ वन एग्जाम्पल, नॉट एनी अदर इंफॉर्मेशन, लॉ प्लस वन एग्जाम्पल यू हैव टू राइट दैट। ओके, चलिए, तो ये जो लॉ ऑफ ए मास कंजर्वेशन था, ये लॉ का नाम तो आप लोगों ने पहले से ही सुना हुआ है। ये जो लॉ था वो आप लोगों को शायद 9th के अंदर पढ़ चुके हैं आप लोग, और इसको देने वाले भाई साहब का नाम है एंटोनी लेवॉइजर। एंटोनी लेवॉइजर भाई साहब थे 17th सेंचुरी, 1789 के अंदर इस भाई साहब ने जो था वो ये लॉ दिया था 1789। देखो यहाँ पे साल गुदड़ी कोई नहीं पूछता, ओके, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है ये बातें, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए। 1 मिनट, चलिए, थोड़ी बहुत लाइट चली गई। चलिए, तो ये सभी जो बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए हैं। ये नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड द ईयर इन विच द लॉ स्टेटेड। अच्छा, चलिए, तो हम लोग बाकी आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ ए कंजर्वेशन ऑफ ए मास, तो सिंपल आप लोगों को लॉ पता है कि भाई व्हाट इज द लॉ, द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये भाई आप लोगों को लॉ जो है वो पता है। मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन पकड़ो, A + B गिव्स AB, सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। मतलब हमें ये जो लॉज पढ़ने हैं वो तो सभी केमिकल रिएक्शंस के अकॉर्डिंग ही पढ़ने हैं, केमिकल रिएक्शंस के अकॉर्डिंग ही पढ़ने। तो उसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं A का मास और B का मास इन दोनों का टोटल करूं तो वो जो टोटल है वो इसके मास के बराबर होना चाहिए, इक्वल टू द मास ऑफ AB होना चाहिए। अगर एक और डेफिनेशन दिया जाए कि इन अदर वर्ड्स सम ऑफ mass of reactants should be equal to sum of mass of product। तो यही होगा ना, nor created nor destroyed, neither created नॉट डिस्ट्रॉयड। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल से आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। कार्बन प्लस O2, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और यहाँ से बना CO2। अब आप लोगों को एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास आप लोगों को आता है, तो करते हैं कैलकुलेट। एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन 1 16, टोटल 32। यहाँ पे कैलकुलेट करो 12 + 32, तो इन दोनों का टोटल कितना हुआ 44 ग्राम, और इन का भी क्या होगा 44 ग्राम। तो मतलब क्या हो गया कि ये जो रिएक्शन है C + O2 गिव्स CO2, ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से ऐसे पूछेंगे कि राइट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विथ एग्जाम्पल, लेकिन सेकंड मेथोडोलॉजी क्या है क्वेश्चन को पूछने की, कि आप लोगों को एक पर्टिकुलर रिएक्शन दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल दिस, और आप लोगों को मास दिए जाते हैं। किसका मास दिया जाता है वो डिपेंड करता है, और फिर आप लोगों को पूछेंगे कि भाई प्रूफ दैट
दिस रिएक्शन ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऐसा मैं आप लोगों को अभी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दो सेंटेंस याद रखो, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इन अदर वर्ड्स, सम total of mass of reactants is equal to always equal to mass of products। तो ही वो क्या करता होगा, लॉ ऑफ ए कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फॉलो करता है। ओके, चलिए तो इसके ऊपर अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराता हूँ। ओके, मैं हर एक लॉ के पीछे एक दो ऐसे सम्स आप लोगों को करवाता रहूँगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर हमारे टेक्स्ट बुक वाले बहुत ही होशियार हैं, दे आर वेरी क्लेवर। ओके, सो चलिए तो क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन इज 1.5 ग्राम इथेन 1.5 ग्राम इथेन ऑन कंप्लीट कंबसन। अब ये वर्ड आप लोगों को आ गया है, कंप्लीट कंबसन, 10th में पढ़ के आए हो। कंप्लीट कंबसन का मीनिंग 100% वहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। कंप्लीट कंबसन gives 4.4 ग्राम CO2 and 2.7 ग्राम H2O, so that the reaction obeys law of conservation of mass। देखो पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, प्रूफ करना है हमें जो भी डेटा दिया गया है उसके ऊपर से कि भाई ये जो रिएक्शन होगा यहाँ पे इथेन का रिएक्शन, इथेन का सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रिएक्शन कंप्लीट कंबशन। देखो कभी कभार ये रिएक्शन नहीं भी देते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा, और इथेन का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। चैप्टर नंबर 4 10th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ चुके हो। एक हाइड्रोकार्बन है इथेन, इथ का मतलब होगा 2 कार्बन वाला एक हाइड्रोकार्बन, तो होता है C2H6। कंप्लीट कंबशन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है वो, और वो क्या दे रहा है CO2 प्लस H2O प्लस क्या देता है हिट। ये कंबशन रिएक्शन आप लोग पढ़ के आए हो। अच्छा, अब जैसे ही आप लोग रिएक्शन लिख लो, पहले तो देखो वो रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं है, तो ही आप लोगों को राइट आंसर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। चलिए तो ट्राई करिए, पहले आप ट्राई कीजिए, रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। कैसे बैलेंस होता है वो, नंबर ऑफ कार्बन इक्वल करो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल करो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल करो। मैंने यहाँ पे करके रखा है, सो मैं यहाँ पे मेहनत नहीं करूँगा, डायरेक्ट लिख दूंगा 2 7 4 6। ये रेशियो आप लोगों को मिलता है, मुझे पता है आप लोगों ने नहीं किया होगा करिए, लेकिन ट्राई कीजिए। डायरेक्ट आप लोगों को आंसर कभी कभार ऐसा पॉसिबल हो कि नहीं दिया जाए, थोड़ा टफ रिएक्शन हो। ओके, चलिए अब आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है 1.5 ग्राम हमें ये दिया हुआ है इथेन, ये नहीं दिया गया है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये दिया गया है 4.4 और ये दिया गया है हमें 2.7 ग्राम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास जो है टोटल वो इक्वल होना चाहिए। देखो प्रोडक्ट के मास तो है हमारे पास, टोटल है, लेकिन यहाँ पे O2 का मास नहीं है हमारे पास, इसका मास है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, O2 का मास फाइंड करना पड़ेगा। मास फाइंड करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे, तो वो हमें यूज करना पड़ेगा ये
इथेन के 2 मोल्स को यूज़ करेंगे। अब हमें पता है कि केमिस्ट्री के अंदर एक मोल ऐसा यूनिट है, एक मोल इज अ यूनिट ऑफ अमाउंट। तो मोल में जब हम लोग कन्वर्जन करते हैं तो बहुत ही ईजी रहता है। तो सबसे पहला स्टेप हमें ये करना है कि मोल्स फाइंड करो। व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? मोल्स ऑफ C2H6 फाइंड करो। 1.5 ग्राम दिया गया ना, तो उसके मोल्स फाइंड करो। तो मोल्स का मतलब क्या होगा? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना है? 1.5 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो। इथेन का मॉलिक्यूलर मास C2 मतलब 12 इंटू 2 मतलब हो जाएगा 24 और 6 होगा 30 ग्राम। तो यहाँ पे आ जाएगा 30। अब 15 डिवाइडेड बाय करो 300, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर आप लोगों का? 1/20 मोल्स मिलेगी। दिख रहा होगा मोल्स, 1/20 मोल्स। चलिए अब क्या होगा? हमें तो चाहिए इसका मास चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड रिएक्शन हमने जो बैलेंस किया वो क्या है? स्टैंडर्ड रिएक्शन। अगर मैं 2 मोल्स ऑफ इथेन उसको 7 मोल्स ऑफ O2 के साथ रिएक्शन करवाऊँ तो वो हमें 4 मोल्स ऑफ CO2 एंड 6 मोल्स ऑफ H2O देता है। When I react 7 moles of O2 या फिर when I react 2 moles of ethane with 7 moles of O2, then that give 4 moles of CO2 and 6 moles of H2O. So therefore we have 1/20 moles. Then how many O2 are required? हमारे पास तो क्या है? 1/20 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे। नाउ वी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलेशनशिप बिटवीन द इथेन एंड द ऑक्सीजन। तो 2 मोल्स ऑफ इथेन अगर उसको बर्न करना है, कंबशन रिएक्शन करवाना है, तो कितना चाहिए हमें? 7 moles of O2 required. 7 moles of O2 is required. But we have 1/20 moles of C2H6. Then how many moles required? So therefore 1/20 इंटू 7 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप लोग ऐसा लिखो 1 इंटू 7 और यहाँ पे 20 इंटू 2, तो आंसर क्या आया? 7/40 मोल्स। इतना लिखो पहले, इतना लिख लो पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमें ये मोल्स मिल गए, मोल्स मिले। अब हमें क्या चाहिए? मास चाहिए। तो हम 7/40 मोल्स को क्या करेंगे? मास के अंदर हमें कन्वर्ट करना है। चलिए तो उसको करते हैं कन्वर्ट मास के अंदर। तो फिर से वही फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू, थर्ड स्टेप अपन, मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर मास। दिस इज फॉर ऑक्सीजन। तो मोल्स कितने मिले? 7/40। मास नहीं है हमारे पास, वो फाइंड करना है। ऑक्सीजन O2 है, एक ऑक्सीजन 16, तो दो होंगे तो 32। देयरफॉर मास इज इक्वल टू व्हाट? 7 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 40। तो क्या होगा? कैंसिल करो, यहाँ पे 4 से डिवाइड होगा। 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 10, 4 से 4 8 जा 32, 10 और ये आ गया 56। 56 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 5.6 ग्राम मिला। मतलब इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना लिया गया है? 5.6 ग्राम। बस अब लास्ट स्टेप के ऊपर आओ, क्या करना है हमें? टोटल ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। चलिए 1.5 प्लस करो 5.6,
इज इक्वल टू मिलेगा 7.1 ग्राम। इसका टोटल करो 4.4 प्लस 2.7 इज इक्वल टू 7.1 ग्राम। डन। तो ये इसके ऊपर से हमें सो दैट दिस रिएक्शन इज ओबेड लॉ ऑफ ए कंजर्वेशन ऑफ मास। डन। तो ऐसे हमें एक क्वेश्चन करना है, तो फटाफट से ये लिखो। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से सेकंड लॉ के ऊपर। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, सेकंड लॉ के ऊपर हम लोग जाएंगे। सेकंड लॉ इज अ लॉ ऑफ ए डेफिनाइट प्रोपोर्शन। सेकंड लॉ, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर वो रिएक्शन होता होगा। तो चलिए, सबसे पहले भाई साहब थे जोसेफ प्राउस्ट, उसने ये लॉ दिया था। तो लॉ क्या था? अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज contains exactly the same proportion of elements by mass। ये उसने लॉ दिया था। अब लॉ का सिंपल मीनिंग क्या है? देखो, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज, मतलब कोई भी एक कंपाउंड है, ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन। मतलब ये प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? रेशियो की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रेशियो की बात। मैं आप लोगों को अभी एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा। प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब ये जो रेशियो है एलिमेंट्स का वो है फिक्स्ड होगा। कोई भी एक कंपाउंड पकड़ो और वो जो एलिमेंट से बना हुआ है उसमें एलिमेंट्स का रेशियो फिक्स्ड होगा, उसको कहेंगे लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। और रेशियो किस में होना चाहिए? बाय मास के अंदर। चलिए, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एग्जाम्पल क्या लेंगे? बारिश की सेशन है, बारिश हो रही है, तो वाटर का एग्जाम्पल है। मान लो कि आप लोगों ने लिया सी वाटर, सेकंड हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे रेन वाटर, थर्ड वी टेक टैप वाटर। भाई ये तीनों तो क्या है? वाटर है ना, यहाँ पे लिखा ना गिवन कंपाउंड ऑलवेज। तो ये तीनों क्या हैं? भाई तीनों के तीनों वाटर ही हैं भाई, तीनों के तीनों क्या हैं? वाटर। ये भी वाटर, फॉर्मूला तो सेम, वाटर वाटर वाटर। तो इनके अंदर जो रेशियो है वो सेम एलिमेंट से बना हुआ है। देखो क्या कहा यहाँ पे? एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स जो है वो सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए। आइदर इट इज सी वाटर और रेन वाटर और टैप वाटर है। तो H2 रेशियो क्या है यहाँ पे? 2:2। मास है ना, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन है तो 16, हाइड्रोजन एक, तो वहाँ पे 1 ग्राम, देयरफॉर रेशियो इज 2:16। सी वाटर ले लो भाई, इधर भी क्या होगा? 2.16। ये जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए, या तो फिर क्या हो जाएगा 1:8, 1:8 एंड 1:8। तो ये जो रेशियो है वो फिक्स्ड होना चाहिए बस। वही क्या कहता है? लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ईजी है, बहुत ईजी है। चलिए, इसके ऊपर हम लोग करते हैं सम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और ये सभी जितने भी डेटाज हैं वो एक्सपेरिमेंटली मिलते हैं, थियोरेटिकली कोई भी नहीं मिलता है। ओके, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ही पता चलेगा कि भाई
क्या जादू हो रहा है? जादू। चलिए तो हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन में आप लोगों को दिए गए हैं दो डेटा। फर्स्ट इज 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑन बर्निंग। बर्निंग का मतलब होगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। बर्निंग विथ ऑक्सीजन yield 0.4030 ग्राम ऑफ MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि जब हम लोग 0.243 ग्राम मैग्नीशियम को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो इतना MgO मिलता है। ओके चलिए सेकंड आप लोगों को दिया गया है 0.182 ग्राम of Mg on burning with oxygen yield 0.302 ग्राम of MgO। तो और इसके ऊपर से हमें क्या करना है? prove that this data obey law of definite proportion। भाई डेफिनाइट प्रोपोर्शन में मतलब ये MgO जो ये दोनों बातों से बन रहा है उनका रेशियो जो है वो सेम मिलना चाहिए। चलो तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे आंसर। अब डेटा क्या दिया है? एक्सपेरिमेंटल डेटा है। दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 1। रुको यहाँ पे ले लेते हैं MgO एंड यहाँ पे बनेगा MgO। यहाँ पे लेते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का डेटा, नीचे लेते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का डेटा। फर्स्ट का डेटा क्या है? 0.243 तो बनता कितना है यहाँ पे? 0.4030। एक्सपेरिमेंट 2 में क्या दिया है? 0.182 और यहाँ पे MgO कितना बना? 0.302। अब क्वेश्चन हुआ ना ये ऑक्सीजन कहाँ पे दिया हुआ है? ये ऑक्सीजन जो है वो नहीं दिया गया है तो क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा? कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसमें जितना वेट होगा वो इन दोनों का टोटल होगा। समझ में आ रही है बात? तो ऑक्सीजन का मास कैसे फाइंड करेंगे? ऑक्सीजन का मास फाइंड करेंगे हम लोग MgO माइनस Mg करो मास में, तो आप लोगों को इन दोनों का मास मिल जाएगा। तो 0.4030 माइनस 0 करो, माइनस करो 0.243 तो आंसर मिलेगा 0.160 और यहाँ पे करोगे तो 0.120 यहाँ पे आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है? रेशियो देखना है। रेशियो का मतलब Mg/O कितना होता है? तो 0.243 डिवाइड करो 0.160 को और सेकंड एक्सपेरिमेंट का Mg/O 0.182 माइनस 0.120 करो तो ये दोनों आंसर जो हैं वो इक्वल मिलने चाहिए। करो कैलकुलेटर से, आंसर आप लोगों को दोनों का मिलेगा 1.51। नियरली वैल्यू ले रहे हैं और 1.5 का मतलब होता है 3:2 के रेशियो में मिलेगा। मतलब ये लॉ जो है वो ओबे करता है। आई बात समझ में? ये स्टेप समझ में आना चाहिए। MgO माइनस, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी फॉलो होता है तो यहाँ से ये माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा। रेशियो का मतलब डिवाइड ऑफ Mg एंड O, रेशियो मिला यहाँ पे दोनों का और ये जो वैल्यू है वो इक्वल वैल्यू मतलब एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दी है यहाँ पे। आई बात ये समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट लॉ। चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं थर्ड लॉ के ऊपर। होमवर्क भी मिलेगा आज, टेंशन मत लो। अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को ये केमिस्ट्री, रिव्यू देते रहना भाई। चलिए तो थर्ड लॉ के ऊपर जाते हैं हम लोग। ये इन पांचों लॉज में से ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल, सबसे पहले मैं इसका लॉ लिखवाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा लॉ है।
चलिए तो लिखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। when two elements combine to form more than one compound, then the different masses of one element which combines with fixed mass of other element, लॉ बहुत बड़ा है भाई, bears a small whole ratio। जब एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत ही इजीली आप लोगों को समझ में आ जाए। होल रेशियो नहीं, होल नंबर रेशियो टू वन अनदर, ये लॉ है हमारा छोटा सा लॉ। when two elements combine to form more than one compounds, then the different masses of one element which combines with the fixed mass of other element bears small whole number ratio। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये आई कि ये टू एलिमेंट्स हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल चलिए, पहला एग्जाम्पल तो ऑलवेज इजी रहता है हमारा। एलिमेंट ले लो कार्बन एंड ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन एंड ऑक्सीजन। अगर मैं यहाँ पे O2 कर दूँ तो बना देगा CO2, अगर मैं O रखूँ तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। वन बाय वन मैं ये वर्डिंग आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो when two elements combine to form more than one compound, ये हो गया more than one compound, the different masses of one element which combines with the fixed mass of other element। देखो अब मैं यहाँ पे मास लिख रहा हूँ, यहाँ पे दोनों कार्बन 12 ग्राम, यहाँ पे क्या हो जाएगा O2 है, एक का 16, दो का 32, इसका 16। यहाँ पे देखो रेशियो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12:32, 12:16। फिर से देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, फिर से डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट। ऑक्सीजन यहाँ पे मास में डिफर कर रहा है। डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट which combines with the fixed mass, of other element, यहाँ पे अदर एलिमेंट कौन हो जाएगा कार्बन, bears a small whole number ratio to one another। मतलब इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या मिलेगा, एक होल नंबर रेशियो। O2:O करो तो 32:16, therefore रेशियो इज 2:1। होल रेशियो मिलेगा ऑलवेज, और यही का है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आया होगा समझ में, बहुत ही बेहतरीन सा लॉ है, मुझे बहुत पसंद है, मैं पूछता रहता हूँ इसे। समझना चाहिए कंसेप्ट। different masses of one element combines with the fixed mass of an element and it converts into the whole ratio number। तो समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जांपल से मैं थोड़ी ख़त्म करने वाला हूँ, लेते हैं दूसरा एग्जांपल इसी का ही, क्योंकि इम्पोर्टेंट है इसलिए।
चलिए लॉ को मैं रहने देता हूँ। सेकंड एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग H2O एंड H2O2 का। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन फिक्स्ड में रहेगा, है H2 H2। तो यहाँ पे क्या है 2:16 और यहाँ पे क्या हो गया 2:32। तो यहाँ पे क्या हो गया डिफरेंट मास विद द फिक्स्ड मास रेशियो ऑफ अनदर एलिमेंट। तो इसका रेशियो क्या मिलेगा O2 का 1:2। कोई भी हो सकता है, या 3:1 हो, 1:3 हो, 4:1, 5:1, 1:5, 1:7, वट एवर इट इज़, लेकिन होल नंबर रेशियो में होना चाहिए। इट इज़ मस्ट, याद रखना। चलिए आया समझ में। तो एक और बेहतरीन एग्जाम्पल, और ये मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है। मैं एलिमेंट ले रहा हूँ आप लोगों को अब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अब आप लोगों को ये पता हो कि नहीं पता हो, मैं सिखाऊंगा, नो प्रॉब्लम। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो मुझे 5 ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं। 5 कंपाउंड्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो यहाँ पे मैं कंपाउंड्स जो बनते हैं वो मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहला जो वो मिलता है मुझे N2O, सेकंड जो मिलता है वो है NO, थर्ड जो मिलता है वो है N2O3, फोर्थ जो मिलता है वो NO2 एंड लास्ट इज N2O5, लास्ट इज N2O5। चलिए तो हमें करना है नाइट्रोजन। तो इसका मास कितना होगा नाइट्रोजन का N2O में 28, एक नाइट्रोजन तो 14, नाइट्रोजन एक कितना होता है 14, एक ऑक्सीजन कितना हुआ 16, यहाँ पे क्या 14 16, यहाँ पे नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन 16 3 जा 48, 14:32 और यहाँ पे 28, 16 × 5 80। देन अब देखो यार, यहाँ पे एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। डिफरेंट masses ऑफ वन एलिमेंट विच combines with the fixed mass। यहाँ पे भी मास फिक्स्ड नहीं है, यहाँ पे भी मास फिक्स्ड नहीं है। हमें तो एक इन दोनों में से किसी एक एलिमेंट का मास कैसा होना चाहिए, फिक्स्ड मास होना चाहिए, फिक्स्ड मास। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अज्यूम करते हैं, हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे। मतलब क्या करेंगे, अज्यूम मास ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के मास में हम लोग करेंगे चेंज। क्या होगा, अब मैं यहाँ पे फिर से ये दिखा रहा हूँ, मास चेंज करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नाइट्रोजन। हम अज्यूम कर लेते हैं कि मास का 28 ही होना चाहिए। यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑक्सीजन। ये तो 28:16 है ही, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 14:16 मतलब यहाँ पे क्या कर दूँ 28। अगर नाइट्रोजन डबल होता है तो क्या हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा, 32 16 का डबल। यहाँ पे 28 एज इट इज़ है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 48। यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये डबल हो गया तो ये भी 32 का डबल 64 और यहाँ पे भी एज इट इज़ है 28। अब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो गया एक एलिमेंट का मास फिक्स। देखो 20:16 तो क्या हुआ 1:2, सॉरी 2:, सॉरी यहाँ पे इसका क्या, इन दोनों का रेशियो निकालना है ना। हाँ तो ये 16:32 तो 2, यहाँ पे 16:3 3 4 एंड 5 मिलेगा आप लोगों का रेशियो 1:2 1:3 1:4 1:5। किसी की भी कंपैरिजन आप लोग कर लो।
इन दोनों की कंपैरिजन करो, 30 to 48 की कंपैरिजन करो, 60 to 80 की आप लोग क्या करो, कंपैरिजन करो। तो ये मेरा फेवरेट एग्जाम्पल था। समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो डाउट पूछ लो मुझे, मैसेज करो। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो भाई हमारा ये इधर ही स्टॉप कर देंगे हम लोग। चलिए फोर्थ लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ गैसियस कंपाउंड्स। चलिए फोर्थ लॉ जो है वो हमारा गैली-सॉक्स लॉ है। फोर्थ लॉ गैली-सॉक्स लॉ। अब ये जो लॉ है वो गैली-सॉक्स खुद ने दिया था, लेकिन इसने बात की थी हमारे गैसियस कंपाउंड्स के ऊपर। चलिए तो हम लोग, अच्छा ये लॉ हम लोग चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 142 के ऊपर भी दिया गया है, तो वहाँ पे भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन चलिए यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन अ वॉल्यूम, मतलब मास में वो रिएक्शन नहीं होती है, वहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं वॉल्यूम्स के अंदर। विच bears a simple whole रेशियो। फिर से यहाँ पे रेशियो की बात करेंगे, होल नंबर रेशियो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स formed in a gaseous state। गैसियस कंपाउंड्स हैं, जब भी रिएक्शन करनी है तो वॉल्यूम को प्रायोरिटी देते हैं, और उनका रेशियो होगा वो सिंपल होल रेशियो के अंदर मिलता है। फॉर एग्जांपल चलिए H2 गैस एग्जांपल से बहुत इजी समझ में आता है। Cl2 गैस हमने लिया और वो क्या बनाता है, 2 मोल्स ऑफ ए HCl गैस। अगर मान लो कि यहाँ पे ये स्टैंडर्ड रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन है, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 1। तो अगर मैं सपोज करूँ कि 1 वॉल्यूम ऑफ H2 व्हेन रिएक्ट्स विथ 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 देयरफॉर इट गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ HCl गैस। तो ये रेशियो मिला ना, 1:2 का रेशियो, 2:2, यहाँ पे भी टोटल करोगे तो 2 मिलेगा और यहाँ पे भी 2 है, तो 1:1 का रेशियो मिलेगा। आई बात ये समझ में? अगर चलो मान लो एक और बात, इसका मैं ले लूँ 20 ml, इसका ले लूँ मैं 20 ml, ये कितना मिलेगा 40 ml। सिंपल, एक डब्बा ले लो, H2 गैस फिल कर दो पहले, और उसी के ही अंदर Cl2 गैस फिल कर दो भाई 20 ml। जो टोटल वॉल्यूम जो होगा वो कितना हो जाएगा 40 ml। बस इतना ही सिंपल। और डिटेल में वहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़ना है। चलिए मैं अभी आप लोगों को आगे लेके जाता हूँ। ये इतना लॉ इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंस होगी तो मैं बहुत ही आप लोगों को समझाता रहूँगा, तो इसलिए अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा एक और मैं एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है तो आप लोगों को लिखवा देता हूँ। CH4 गैस फटाफट से, तो यहाँ पे होगा हमारा बैलेंस रिएक्शन, ये लिखता हूँ 2O2 गैस, CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। अच्छा ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि देखो गैली-सॉक्स लॉ इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल टू द गैसियस सब्सटेंस, तो यहाँ पे ये वाटर कंसीडर नहीं होगा। ओके अगर मान लो मैंने ये ले लिया 100 ml, तो ये कितना होगा 2 मोल चाहिए, तो ये कितना होगा 200 ml। CO2, तो CO2 कितना मिलेगा, तो ये कितना मिलेगा 100 ml मिलना चाहिए ना भाई। ये 1 वॉल्यूम है, ये कितना हो गया 2 वॉल्यूम, तो CO2 कितना मिलता है 1 वॉल्यूम मिलेगा, 1 वॉल्यूम। ओके ये सिंपल रेशियो में जाना है। ओके तो लास्ट लॉ हम लोग करते हैं। अगर ये नहीं समझ में आए तो पूछना, नो प्रॉब्लम। चलिए लास्ट लॉ मिटाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट लॉ इज़ एवोगैड्रोज लॉ, एवोगैड्रोज लॉ। और ये लॉ नहीं था, एक्चुअली हाइपोथेसिस थी,
लॉक तो सिर्फ नाम दिया गया, हाइपोथेसिस का मतलब उसकी जो थिंकिंग थी वो यहाँ पे मेंशन की है एवोगैड्रो ने। उसने क्या कहा कि अगर हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर जो है, ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, मतलब फिजिकल कांस्टेंट जो हैं, उसको सेम रखें, इक्वल रखें, या फिजिकल कंडीशंस लिखो यहाँ पे, कंडीशंस जो हैं उनको कांस्टेंट रखें, रिमेन्स कांस्टेंट, देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases contains equal number of molecules। अगर टेम्परेचर प्रेशर मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं, कंडीशंस जो हैं वो इक्वल हों तो क्या होगा, यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, वॉल्यूम के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 100 ml O2, उसके अंदर मैंने मान लिया कि X जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, और 100 ml मैं H2O लूँ तो भी उसके अंदर कितने होंगे, 100x मॉलिक्यूल्स ही होंगे, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो सेम है। कंपाउंड कोई भी हो, वॉल्यूम जो है वो सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके अंदर इक्वली होंगे। डन, इतना लिखो पहले। अगर मैं यहाँ पे ये ले लेता 50 ml N2 और इनके मॉलिक्यूल्स की कंपैरिजन करता तो मुझे क्या मिलता है, x/2 मॉलिक्यूल्स, x/2 मॉलिक्यूल्स। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। तो आ जाते हैं होमवर्क के ऊपर। कुछ भी डाउट हो तो पूछना है, मैसेज कर देना है। और आज का होमवर्क लिखते हैं हम लोग। होमवर्क इधर लिख के रखा है। चलिए, होमवर्क एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, फिर आएगा हमारा 21 का ए पार्ट, 21 का बी पार्ट हमने किया है, फिर 28, 30 एंड 33। देखो, अच्छा एक और रह गया 26 बी। यहाँ पे आप लोग ट्राई करना, हाँ डाउट है तो पूछना, नो प्रॉब्लम, ट्राई करो आप लोग। मुझे लगता है कहीं पर आपको प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन ट्राई करो आप लोग, प्रैक्टिस करोगे। हमने जो लॉज पढ़े हैं वो उसको रिफ़र करोगे, मैंने जो एग्जांपल दिए हैं उसे रिफ़र करोगे तो पॉसिबिलिटी आ ही जाएगा। मुझे कॉन्फिडेंस है, आप लोगों को अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। डन। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, पढ़ना है, बाय हार्ट कर लेना है। ओके, चलिए, तो थैंक यू एंड वेरी मच। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।